दोस्तों नमस्कार। गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोगों की ये प्रतिशत की क्लास नंबर 6 है। पार्ट 6 पढ़ रहे हैं और पार्ट 6 के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप 8 और टाइप 9। दो टाइप हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको पहले जो हम लोगों ने जो भी परसेंटेज पढ़ा है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा और किसी भी प्रकार की प्रतिशत में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में हम लोग पहले प्रतिशत से पहले मैंने आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे। आइए पहले हम लोग उन होमवर्क के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, फिर आज की क्लास में हम लोग एंटर करेंगे। तो दोस्तों जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था उसमें दो क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। मैंने क्वेश्चन दिया था 5th वाला और इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 15 लीटर मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है। इसका मतलब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक तो है अल्कोहल और एक है वाटर। अल्कोहल वाटर का जो पूरा आयतन है ना वो दिया है 15 लीटर। 15 लीटर मिश्रण है, ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है इसमें अल्कोहल में पानी, अल्कोहल और पानी का अनुपात 1:4 है, 1:4 का है। अब कह रहा है यदि इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, 3 लीटर पानी और मिला दे तो मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत क्या होगा, अल्कोहल कितना परसेंट होगा मिश्रण में, ये बात आपसे पूछी गई है। कर क्या रहे हैं हम लोग, वाटर मिला रहे हैं। कितना लीटर, 3 लीटर। अब मुझे बताइए टोटल अगर ये 15 लीटर का है मिश्रण जो है ना पूरा, ये पूरा मिश्रण कितने लीटर है, 15 लीटर, और अनुपात में पूरा कितना है तो आप कहेंगे 5। तो 5 अनुपात की वैल्यू अगर 5 अनुपात बोलो या 5 यूनिट बोलो, बात एक ही है। 5 यूनिट की अगर वैल्यू मेरे दोस्त इसके अंदर 15 लीटर है तो आप मुझे बताइए 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 3 लीटर, और 1 यूनिट की वैल्यू 3 लीटर तो इसका मतलब अल्कोहल 3 लीटर है और वाटर कितना होगा 4×3 = 12 लीटर। बिल्कुल सर एकदम सही बात है। अब क्वेश्चन वाले ने क्या बोला था, अब क्वेश्चन वाले ने बोला था कि यदि इस मिश्रण में 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए, तो 12 लीटर तो था, 3 लीटर इसमें और मिला दिया तो कितना हो गया ये 15 लीटर। लेकिन ये वाटर तो 15 लीटर हो गया है, लेकिन अल्कोहल तो आज भी 3 ही है। जी आप कहेंगे बिल्कुल से ठीक है सर, अल्कोहल तो आज भी 3 ही है। अब आपसे क्वेश्चन वाले ने जो कहा है ना वो ये कहा है कि आप ये बताइए, आप चाहे तो अनुपात निकाल लें, यहाँ से अनुपात से भी क्वेश्चन बन जाएगा। अगर आप रेशियो निकालेंगे तब भी बन जाएगा। 3 लीटर, लीटर से लीटर कट गया, 3 एकम 3, 3×5 = 15, ये आ गया हमारे पास वाटर अल्कोहल का रेशियो, अल्कोहल और वाटर का रेशियो। कह रहा है इसमें क्वेश्चन में ये बोला गया है आपसे कि मिश्रण में अल्कोहल का, मिश्रण में बोला है, मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट, तो अल्कोहल कितना है मिश्रण में, आप कहेंगे जी 1 यूनिट। अल्कोहल का परसेंटेज पूछा आपसे, तो अल्कोहल कितना है 1, कितने में, तो पूरा मिश्रण कितना है 5 और 1 6, 6 मिश्रण में 1 अल्कोहल है। 6 में अगर 1 अल्कोहल है तो 100 में कितना होगा, यही परसेंट होता है। और 1/6 का मतलब परसेंटेज में वैल्यू हम जानते हैं कि सर ये होता है 16(2)3%। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर, तो यानी हमारा आंसर था ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी था, जो कि आप में से कई लोगों ने बहुत सही जवाब दिया है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल हमने जो क्वेश्चन दिया था एक और, वो ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन में क्वेश्चन वाले ने बोला है कि तांबे और एल्यूमिनियम के 10 किलोग्राम मिश्रण में 30% तांबा है, 30% तांबा है। तांबा है नहीं, ये तो क्वेश्चन हमने साथ कल कर लिया था, आई थिंक इसके बाद वाला था, बिल्कुल ये 6 वाला क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन हमने कल कर लिया था। जल और दूध के एक मिश्रण में का आयतन है 40 लीटर। जल वाटर है और मिल्क है, वाटर और मिल्क का जो हमारे को पूरा आयतन दिया है ना वो है 40 लीटर। अब कह रहा है इसमें 10% जल है। आप मुझे बताइए 10% अगर जल है तो 90% इसका पानी रहा होगा, तो रेशियो कितना आएगा, आप कहेंगे जी 1:9, तो 1:9 आ गया हमारे पास रेशियो, 1:9 आ गया पानी और दूध का रेशियो। अब आगे चलते हैं, 10% जल वाला काम खत्म। अब कह रहा है इस मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाए, पानी मिलाना है, मिलाना क्या है इसमें, वाटर, ये ऐड करना है। ठीक बात है सर, कितना और पानी मिलाया जाए
जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। अगर जल मेरे भाई 20% होगा तो 80% क्या होगा, इसमें मिल्क रहा होगा। अगर इसका रेशियो निकालोगे तो आपको सर 20 चौक 80, 20 से कम 20, 20 चौक 80, 1:4 हो जाएगा, 1:4। अब जरा मुझे आप सोच के बताइए बहुत ध्यान से, आप तो पानी मिला रहे हैं, ये बिल्कुल सही है। जब पानी मिला रहे हैं तो चेंज जो होगा वो पानी का रेशियो चेंज होगा। मिल्क को तो हम छेड़ ही नहीं रहे, तो मिल्क का जो मात्रा है वो समान रहना चाहिए। तो मिल्क की मात्रा को समान कर दो। अब आपको मिल्क की मात्रा को समान करने के लिए सर इसको है ना 4 से गुणा कर दो, तो ये भी 4 से गुणा होगा। इसको 9 से गुणा कर दो तो ये भी 9 से गुणा हो जाएगा। ये हमने रेशियो में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा है। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई कि हाँ सर ये 36 36 हो गए दोनों, और ये 4 हो गया, ये 9 हो गया। अब मुझे बताओ बहुत ध्यान से, पूरा आयतन कितना दिया है 40 लीटर, और ये पूरा कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 9 चौके 36 और ये 4 40, यानी 40 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 40 लीटर। कितना लीटर पानी मिलाया जाए, तो मुझे बताइए 4 लीटर यहाँ पानी था, 4 यूनिट पानी था, और अब कितना हो गया वो 5 यूनिट, सॉरी 9 यूनिट। 4 यूनिट पानी था और 5 यूनिट पानी हो चुका है, तो इसका मतलब बढ़ा के, सॉरी 4 यूनिट पानी था 9 यूनिट पानी हो गया, बढ़ाने की वजह से कितना बढ़ा होगा, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट पानी बढ़ा होगा। तो 40 यूनिट की वैल्यू 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे जी 1 यूनिट की वैल्यू 1 लीटर, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 5 यूनिट की वैल्यू सर होगी 5 लीटर, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर था 5 लीटर। तो 5 लीटर कुल मिला के मिश्रण में अगर 5 लीटर पानी और मिला दें तो 20% पानी हो जाएगा, 80% इसके अंदर दूध हो जाएगा। ये हमने क्वेश्चन कल दिए थे होमवर्क के, और आप में से बहुत सारे लोगों का सही था, सभी को बहुत बहुत बधाई। अब आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप 8। दोस्तों टाइप 8 में क्या होगा, टाइप 8 में हम लोग परसेंटेज के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को पढ़ेंगे जिसमें कुछ चीज़ें फिक्स होगी। और याद रखिएगा कि जब हम लोग दो चीज़ों का आपस में कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो तुलना करते समय जो चीज़ फिक्स रहती है ना उसको छेड़ते ही नहीं है। जो चीज़ फिक्स रहती है उसको छेड़ना नहीं है। कैसे सर, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा एक व्रत है, व्रत की त्रिज्या में मैंने कहा कि आप R% वृद्धि कर दीजिए, R% की वृद्धि कर दीजिए। तो जब आप वृत्त की त्रिज्या को R% बढ़ाएंगे, R की जगह 2 4 कुछ भी हो सकता है, आप जब कुछ भी परसेंट बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है क्षेत्रफल बढ़ेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, तो आप कहेंगे सर जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है ना वो होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। इसमें बदल कौन रहा है, त्रिज्या। लेकिन क्या पाई बदला, आप कहेंगे जी पाई तो बिल्कुल नहीं बदला, पाई सेम रह रहा है, पाई की वैल्यू कांस्टेंट है। इसका मतलब जब कंपेयर करते हैं, जब हम लोग तुलना करते हैं, इस पूरी बात का मतलब ये हुआ कि जब तुलना करते हैं तब जो चीज, जो मान कांस्टेंट होता है, जो मान कांस्टेंट होता है उसकी तुलना में कोई जरूरत नहीं होती है, कोई जरूरत नहीं होती। अब आप कहोगे सर कैसे नहीं होती है, देखिए जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि एक सर्कल बना रहा हूं मैं, ये मैंने एक सर्कल बनाया, एक सर्कल मैंने ये बनाया, एक सर्कल मैं यहां बना रहा हूं। मैंने कहा एक सर्कल ये लो और बना दिया मैंने, थोड़ा और इससे इससे थोड़ा बड़ा, इससे छोटा, मान लीजिए मैंने ये सर्कल बनाया। अब मैंने यहां पर आप देखिए 4 सर्कल बनाए, क्या चारों सर्कल में पाई की वैल्यू आप जानते हैं कि सर हाँ लगभग पाई की जो वैल्यू होती है ना लगभग 22/7 होती है। क्या इस सर्कल में पाई की वैल्यू आप पूछे, कोई पूछेगा कितना होगा, तो आप कहेंगे सर 22/7, 22/7। लेकिन त्रिज्या अगर पूछा जाए तो त्रिज्या इसकी अलग, इसकी अलग, इसकी अलग और इसकी अलग, माने सब में अलग अलग क्या होगी, त्रिज्या अलग अलग होगी। लेकिन पाई की वैल्यू इसमें भी सेम, पाई की वैल्यू इसमें भी सेम, और पाई की वैल्यू इसमें भी सेम होगी।
बस अलग अलग क्या होगा मेरे भाई, त्रिज्या अलग अलग होगी। और अगर त्रिज्या मेरे दोस्त अलग अलग होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई पर, जो कि कांस्टेंट है, उस पर क्षेत्रफल कोई डिपेंड नहीं करेगा, उस पर क्षेत्रफल का कोई रोल नहीं होगा। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई कि हाँ सर, जो चीज फिक्स होती है, जो चीज कांस्टेंट होता है, उसका हमारे कंपैरिजन में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब आइए इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके सवाल कैसे करेंगे हम लोग, उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दोस्तों, पहला ही जो क्वेश्चन है ना, वो पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। अब कर क्या रहे हैं, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रहे हैं। त्रिज्या को आपको पता है आर से लिखते हैं। मान लीजिए त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है, 50% की वृद्धि, तो 50% की फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे जी 1/2। 50% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/2, तो इसका मतलब पहले त्रिज्या 2 थी और 2 का 50% बढ़ गया, माने 1 बढ़ गया, तो अब 3 हो गई। तो इसका मतलब पहले जो त्रिज्या थी ना, पहले जो मेरे दोस्त त्रिज्या थी वो 2 थी, और अब त्रिज्या कितनी होगी 50% बढ़ने के कारण 3। अब ये अगर 3 हो गई तो आपसे पूछा क्षेत्रफल में वृद्धि। पहले मैं बेसिक तरीका बता रहा हूं एकदम आराम से। क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल को मानेंगे हर बार हम लोग एरिया। क्षेत्रफल में वृद्धि, तो आप मुझे बताइए वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, आप कहेंगे जी पाई आर स्क्वायर। बहुत आराम से समझिए, पहले डिटेल मेथड बता रहा हूं, फिर एग्जाम में कैसे करना वो भी हम लोग करेंगे। तो पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2, तो यहाँ पे क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आर की जगह 2 लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4, का मतलब ये हो जाएगा 4 पाई। आर की जगह 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 9 पाई। अब आपसे पूछा है क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो पहले क्षेत्रफल मेरे दोस्त, पहले क्षेत्रफल था 4 पाई, अब कितना हो गया 9 पाई, तो बढ़ा कितना, आप कहेंगे जी 5 पाई क्षेत्रफल बढ़ा। कितने पर 5 पाई बढ़ा, 4 पर। 4 पाई पर बढ़ा क्षेत्रफल 5 पाई, तो परसेंटेज में कितना बढ़ा, तो इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप कहेंगे सर अब इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कट गया, 4 से कट गया, ये 25 बार, 25 इंटू 5 होता है 125, यानी आंसर आ गया 125%। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। अब सर इसमें पाई का तो कोई रोल नहीं था, पाई फालतू में लिखा ना आपने, क्योंकि पाई तो वैसे ही कट गया। तो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें पाई लिखेंगे ही नहीं। जब जो चीज कांस्टेंट होगी, जो चीज फिक्स होगी, उसको अब नहीं लिखने वाले हैं। मतलब इसी सवाल को अगर हमको पेपर में करना होता तो मेरे दोस्त हम लोग पेपर में क्या करते हैं, और सेम सवाल मुझे पेपर में करना होता तो मैं इसको ऐसे करता कि रेडियस दी हुई है मेरे पास, रेडियस 50% बढ़ गई, 50% का मतलब 1/2, पहले 2 थी तो अब 1 बढ़ गई 3 हो गई, पहले 2 थी तो अब बढ़ के हो गई 3, तो एरिया कितना बढ़ेगा, तो हमको मालूम है एरिया होता है आर स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। तो मतलब आर का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। तो पहले जो त्रिज्या क्षेत्रफल था वो 4 था, अब कितना बढ़ के हो गया 9, यानी कितना बढ़ा, तो क्षेत्रफल प्रतिशत में कितना बढ़ेगा, तो क्षेत्रफल प्रतिशत में संख्या में कितना बढ़ रहा है, 4 से 9 हो रहा है, मैंने 5 बढ़ रहा है, कितने पर 4 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, 4 से कट जाएगा 25 बार, और 25 पंजे 125, आंसर आ जाएगा 125, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एग्जाम में हम ऐसे कर लेते हैं। इसी सवाल को तीसरा तरीका और बताता हूं। इसी सवाल को कुछ लोग ऐसे करते हैं, देखिए जब कभी भी आपके पास दो ही चीज हो, दो ही चीज हो, जैसे हम क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, अगर अगर हम बात कर रहे हैं वृत्त के क्षेत्रफल की, कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल की अगर बात करें तो ये आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है सर पाई आर स्क्वायर। अब क्या आप मुझे बताओ, पाई तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई रोल ही नहीं, छोड़ दो हटा दो इसको। तो जो भी क्षेत्रफल चेंज होगा ना, क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो आर की वजह से होगा। तो जरा ध्यान से मुझे समझ के बताओ, क्या आर स्क्वायर को मैं आर इंटू आर लिख सकता हूँ, आपको जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मेरे दोस्त मैं आपको जो अगला तरीका बता रहा हूं ना, ये उन सभी सवालों में काम में आएगा जिसमें ये फंडा काम कर रहा होगा। ये फंडा माने दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, दो चीजों का मल्टीप्लाई हो रहा होगा।
ये बेसिक तरीका है जो हर बार लग जाएगा। लेकिन अगला जो मैं बता रहा हूं वो दो चीजों का जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, पहले और दूसरे का, इसमें भी परिवर्तन दिया हो इसमें भी परिवर्तन दिया हो, तो ओवरऑल कितना चेंजेस आएगा वो अगर निकालना हो, माने इसमें भी परिवर्तन दिया हो इसमें भी परिवर्तन दिया हो, तो पूरा कितना चेंज आएगा, उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है। मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ गई कि हाँ सर बात समझ में आ गई। अब आप तो मुझे सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर। देखिए ये आर भी 50%, देखिए वृद्धि होगा तो प्लस में लिखेंगे और कमी होगा तो माइनस में लिखेंगे। वृद्धि होगा तो प्लस में, कमी होगा तो माइनस में, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है 50% की वृद्धि, किसमें, त्रिज्या में। तो इसमें भी 50% बढ़ा, इसमें भी 50% बढ़ा, दो बार बढ़ रहा है। देखिए तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, 50% बढ़ रहा है तो 50 प्लस प्लस 50%, फिर 50% बढ़ रहा है क्योंकि त्रिज्या है ना, दो बार बढ़ेगा, तो आप कहेंगे जी 50% बढ़ा। और अब देखिए अगली जो बात लिखेंगे वो लिखेंगे इन दोनों का गुणा करके, प्लस इंटू प्लस तो प्लस, अगर ये प्लस का होता ये माइनस का होता तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाता। माने अगर ये दोनों सेम सेम चिन्ह के होंगे तो गुणा करने पे प्लस आएगा, अलग अलग चिन्ह के होंगे तो माइनस आएगा। माने मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये x% बढ़ रहा है, फिर अगली बार y% घट गया, तो मुझे बताओ प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई आगे क्या आएगा, आप कहेंगे जी माइनस, और इन दोनों का गुणा xy बटा 100। ये फॉर्मूला काम करेगा, ये फॉर्मूला हमारे को यूज में लेना है। तो यही चीज अगर मैं यहां लगाऊं तो आपको गुस्सा अब हो जाएगा ये 50 इंटू 50, क्योंकि x का मान भी 50 है y का मान भी 50 है, और प्लस 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 आ रहा है इंटू 100। तो मैं जरा इसको हटा देता हूं, तो मेरा आंसर हो जाएगा यहां से 50% प्लस 50%, ये दोनों जीरो से जीरो काट दो, तो ये हो गया 25, 50% प्लस 50%, 100%, और 5 इंटू 5 25, 100 और 25 125, तो आपका आंसर आ गया 125%। तो इस कॉन्सेप्ट से भी हम आंसर लेके आ सकते हैं, और इस प्रकार से भी हमारा आंसर 125% ही आएगा। तो मैंने आपको एक ही सवाल को तीन तरीके से सॉल्व करके बता दिया। पेपर में हम लोग इस मेथड का ज्यादा यूज करेंगे और इसका जल्दी से बनाना होगा, और ऐसा क्वेश्चन क्लिक कर गया अगर तुरंत कि हाँ ये मेथड लग जाएगा तो हम इससे बना लेंगे, वरना ये मेथड तो है ही हमारे पास। और ये मेथड कब लगाना है, जब दो चीजों का आपस में गुणा हो रहा हो और दोनों में चेंजेस दिया हो, और ओवरऑल जो इसका क्षेत्रफल है ना इसमें परिवर्तन पूछे, क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछे, तब आप इस मेथड को यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई, और अगर नहीं आई तो अगले क्वेश्चन को करते हैं, जरूर समझ में आएगा, क्योंकि हम एक ही कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाया गया। अब मुझे बताइए आयत में होता क्या है, तो आप कहेंगे सर आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई हो रहा है, लंबाई भी 20% बढ़ा रहे हैं, चौड़ाई को भी 20% बढ़ा रहे हैं। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि क्षेत्रफल में, माने इसमें आयत का क्षेत्रफल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पूरा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। तो हम हमारे से पूछा जा रहा है कि अगर हम इन दोनों को चेंज करते हैं ना लेल और बी को, तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट होगा। तो आपको समझ में आ गया तुरंत कि हाँ सर वो कॉन्सेप्ट काम कर जाएगा। और अगर नहीं कि लंबाई और चौड़ाई से करना है, तो देखिए एल लंबाई कितना परसेंट बढ़ रहा है 20%, चौड़ाई भी कितना बढ़ रहा है 20%, 20% का मतलब 1/5, पहले 5 था तो अब 1 बढ़ गया, 1 बढ़ गया तो कितना हो गया 6, तो पहले लंबाई 5 था अब 6 हो गया, चौड़ाई भी पहले 5 था अब 6 हो गया, तो क्षेत्रफल क्या होगा इन दोनों का गुणा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो कितना हो गया 25, और ये क्षेत्रफल कितना हो गया 36। तो पहले क्षेत्रफल मुझे बताइए, आप मुझे बताइए पहले क्षेत्रफल कितना था 25, अब कितना हो गया 36, कितना बढ़ गया। आप कहेंगे क्षेत्रफल में जो वृद्धि आई है ना, क्योंकि बढ़ रहा है ना 25 से 36 हो गया, इसका मतलब 11 बढ़ा, कितने पर बढ़ा 11, 25 पर, कितना बढ़ रहा है 25 पर, क्योंकि पहले 25 था अब 11 बढ़ के 36 हो गया, तो 11 बढ़ा कितने पर 25 पर, तो 100 पर कितना बढ़ेगा, तो आप कहेंगे जी 25 चौके 100, आंसर हो गया सर 44%, 11 चौक 44, 44% ऑप्शन नंबर बी। अगर इसी सवाल को इस तरह से ना करके वैसे करते तो क्या आता, देखो तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि है ना वो
वृद्धि या कमी वो क्या आती? लंबाई भी 20% बढ़ा रहे हैं, ठीक है सर, चौड़ाई भी 20% बढ़ा रहे हैं तो जोड़ना है, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस और इन दोनों का गुणा 20 इंटू 20/100, बस हो गया क्वेश्चन। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, आंसर हो जाएगा 20% और 20%, 40%, और 2 दूनी 4, 40 और 4 44%। सीधा आंसर क्या आ गया मेरे दोस्त? 44%। तो इससे करेंगे तब भी आपका आंसर 44% आने वाला है। अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर और मजा आएगा। चलिए जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ाया जाए और चौड़ाई को 20% घटा दिया जाए, अब की बार बढ़ा रहे और घटा रहे दोनों चीजें, तो क्षेत्रफल में परिवर्तन। देखिए ये लंबाई है आयत की, ये चौड़ाई है, और ये आयत का क्षेत्रफल। लंबाई क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त? 25% बढ़ा रहे हैं। 25% का मतलब 1/4, यानी पहले लंबाई 4 थी तो अब 4 का 25% माने 1 बढ़ा दिया गया तो 5 हो गई होगी। यानी पहले लंबाई अगर 4 थी तो अब लंबाई कितनी हो गई? 5। अब आगे क्या कर रहा है? चौड़ाई को 20% घटाया जाता है, चौड़ाई को 20% घटाते हैं। मुझे बताए 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, आप कहेंगे जी 1/5। ये याद करना पड़ेगा आपको, मैंने आपको इसीलिए याद करवाया था क्योंकि इससे आपकी जो है ना कैलकुलेशन पावर स्पीड जो है ना बढ़ जाएगी। मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूँ, पर एग्जाम में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको मालूम है तो, कि 20% होता है 1/5, और पहले 5 थी तो अब 1 कम हो गया मैंने 4 हो गई। तो पहले 5 था तो अब कितना हो गया? 1 कम हो गया 4। तो इसका मतलब पहले 5 थी चौड़ाई, अब हो गई 4। बिल्कुल सही बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए क्षेत्रफल कितना आएगा? तो अब आप कहेंगे कि सर अब जो इसका क्षेत्रफल होगा ना, वो क्षेत्रफल जो है ना अब इसका का जो क्षेत्रफल है वो चेंज हो जाएगा। ये 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 5 चौके 20। तो क्षेत्रफल में तो सर कोई परिवर्तन नहीं आया, पहले भी 20 था अभी भी 20 है, माने ये सारा तामझाम करने के बाद भी क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं आया, ना वृद्धि हुई और ना ही कमी हुई। तो आंसर होगा अपरिवर्तित। क्षेत्रफल कैसा रहेगा? नो चेंज। अब इसको अगर ऐसे ना करके आप दूसरे तरीके से करते तब भी देखो क्या कर रहे हैं हम लोग। आप कहेंगे जी लंबाई को सर 25% बढ़ा दिया, चौड़ाई को 20% घटा दिया, घटाया तो माइनस में लिखेंगे, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, फिर ऊपर लिखेंगे इन दोनों का गुणा 25 इंटू 20 बटा, और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। आप कहोगे सर 25 एकम 25, 25 चौके 100, और 4 से 20 कट गया 5 बार। अब मुझे बताओ ये प्लस का 25%, ये माइनस का 20% और ये माइनस का 5%, तो -20 -5 मिलकर -25%, और ये प्लस का 25%, कितना आ गया? आप कहेंगे जी 0 आ गया। 0% का चेंज, माने क्षेत्रफल में कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को किया जा सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वाला क्या कह रहा है? किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि, फिर उसके वेतन में, फिर उसमें 20% की कमी कर दी गई, ठीक है सर। तो उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ा? आइए समझते हैं कि उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ा। बात करते हैं। पहले क्या हुआ? आप कहोगे सर पहले जो इसका जो सैलरी थी ना, सैलरी जो वेतन था ना, उस वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई। अब मुझे बताओ 20% की अगर पहले वृद्धि की गई तो 20% की वृद्धि करने का मतलब ये हुआ कि 20% की फ्रैक्शन में वैल्यू 1/5। पहले 5 थी तो अब कितनी हो गई? आप कहेंगे जी 4। पहले जो इसके वेतन था वो था 5, और अब कितना हो गया? आप कहेंगे जी 4 हो गया। ठीक है सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या किया गया? फिर उसकी जो सैलरी थी ना उसमें 20% की कमी, तो 20% की फ्रैक्शन 5, 5 था तो अब कितना हो गया? 4 हो गया। नहीं पहले जो उसकी, बाद में क्या किया जा रहा है? पहले तो 20% बढ़ाया गया है, पहले 20% बढ़ाया गया है, वृद्धि हुई है ना, तो 5 का 6 हो जाएगा। सॉरी मैंने यहाँ गलत लिखा है, वृद्धि हुई है तो अब क्या हो जाएगा? 5 का 6 हो जाएगा, 5 का 6 हो गया। और उसके बाद उसके वेतन में क्या किया गया है? 20% की कमी कर दी गई। उसके बाद सैलरी में 20% की कमी। सैलरी में 20% की कमी का मतलब मेरे भाई ये हुआ कुल मिला के कि सर अब जो सैलरी थी ना उसकी, वो 5 से क्या कर दिया गया? 4 कर दिया।
अब मुझे जरा बताइए, अब कह रहा उसके वेतन में ऐसा करने के बाद उसके वेतन में फाइनली क्या चेंजेस आया। आप मुझे बताओ, पहले 5 से क्या कर दिया गया, 6 कर दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया, फिर क्या किया 20% कम कर दिया, अगले महीने 20% कम कर दिया। तो बताइए पहले सैलरी कितनी मिलेगी, तो आप कहेंगे जी 25। अब कितनी मिलेगी, तो आप कहेंगे जी 24। अब मुझे बताओ बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो आप कहेंगे जी कमी हो रही है। अब क्या हो रहा है, कमी हो रही है। कितने की कमी हुई, आप कहेंगे जी 1 की कमी। 1 की कमी कितने पर, आप कहेंगे 25%। 25 पर 1 की कमी, तो प्रतिशत में कितनी कमी हो जाएगी, 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा सर 4%। 4% की कमी आ जाएगी और आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 4% की कमी। अब आपके मन में ख्याल आया कि सर इसको दूसरे तरीके से बताओ। दूसरा जो तरीका था हमारा वो देखो, पहले 20% की वृद्धि, ठीक है सर, फिर 20% की कमी -20%, फिर अब क्या लिखेंगे माइनस, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और आगे होगा 20 इंटू 20/100। क्या आप मेरी बात समझ पाए, 20 इंटू 20/100। अब आप कहोगे सर ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 कट गया। आप मुझे बताओ ये 20% है, ये माइनस का 20% है, तो माइनस का 20% प्लस का 20% तो कट गया, बचा क्या, 2 दूनी 4, वो भी क्या बचा, माइनस का 4%। और माइनस में परसेंट आने का मतलब कमी हो रही है, इसका मतलब आंसर हो गया 4% की कमी। 4% की कमी, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। आप इस मेथड से भी करेंगे तो बहुत आराम से आंसर दे पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन वाला कह रहा है कि ऐश्वर्या राय का मासिक वेतन जनवरी में 10% था, 10% से बढ़ जाता है। जनवरी में उसका क्या हो रहा है भाई, जनवरी में समझते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहा है जनवरी में 10% बढ़ गया। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू, आप कहेंगे जी 1/10, यानी पहले 10 था तो अब 10% बढ़ गया, मैंने कितना हो गया, 11 हो गया। जनवरी में 10% बढ़ के 11 हो गया, ठीक है। फरवरी में क्या हो रहा है, 5% कम हो गया। फरवरी के महीने में 5% कम, तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। अगर 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो इसका मतलब पहले 20 था और अब 5 कम हो गया, माने 1 कम हो गया, 19 हो गया। पहले 20 था तो अब कितना हो गया, 19। तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कि मार्च के तो कम हो जाए, तो बताइए कि मार्च के शुरू में उसके वेतन में क्या प्रभाव पड़ा। आपको ये बताना है कि मार्च में उसके वेतन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब मुझे जरा बताओ, जनवरी और फरवरी का अगर पहले का वेतन मिलाया जाए तो कितना होगा, आप कहेंगे सर 200 यूनिट होगा। 200 यूनिट आ गया, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 इंटू 19 का मल्टीप्लाई, आप कहेंगे सर 11 90 99 9, 11 कम 11 और 9 20, यानी कितना हो गया सर, ये हो गया हमारे पास 209। इसका मतलब ये हुआ कि वेतन तो बढ़ रहा है सर, बिल्कुल। कितना बढ़ गया, पहले 200 था, अब कितना बढ़ा, 9 बढ़ गया। 9 बढ़ गया कितने पर, 200 पर। तो परसेंटेज में कितना बढ़ गया, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 9/2%। 9/2 का मतलब होता है 4.5%। 4.5% का मतलब हुआ 4.5%, और बढ़ रहा है यानी वृद्धि, 4.5% की वृद्धि होगी। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, 4.5% की वृद्धि। अब आप चाहे तो उसको दूसरे मेथड से बना लें। अगर आप दूसरे मेथड से बनाएंगे तो पहले क्या हुआ भाई, 10% की वृद्धि प्लस 10%, 5% की कमी तो -5%, प्लस माइनस माइनस, 10 इंटू 5/100। 10 से कट गया 10 बार और 5 से कट गया 2 बार, यानी ये हो गया मेरे भाई 10 माइनस 5 5%, 5% माइनस 0.5, 1/2 का मतलब 0.5, तो 5.5 में से 0.5% घटा देंगे तो 4.5%, और प्लस में आ रहा है इसका मतलब वृद्धि होगा, का मतलब वृद्धि होगा। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। बहुत आराम से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको सिखा दिए हैं, और अब आराम से आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे। जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा
ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करके और मुझे कमेंट करके बताना कि आपका क्या आंसर आया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ये क्वेश्चन भी होमवर्क में रहने वाला है, ये भी मैं आपको नहीं सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन वाला कह रहा है एक सिनेमा घर के सीटों में 25% की वृद्धि हो गई और उसके टिकट के मूल्य में 10% की वृद्धि हुई। टिकट के मूल्य में कितने हुई? 10% की वृद्धि, तो कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? आप मुझे बताइए आय कैसे निकालेंगे? अगर सिनेमा घर आपका है, एक पिक्चर हॉल आपके पास है, तो आप इनकम कैसे निकालेंगे? तो आप कहेंगे सर इनकम निकालने के लिए टिकटों की संख्या से टिकटों की संख्या से टिकटों की संख्या से उसके रेट को गुणा कर देंगे, मूल्य को गुणा कर देंगे। तो टिकट की संख्या तो क्या हो रही है? सीट में 25% की वृद्धि, माने सीट तो बढ़ रहा है, टिकट बढ़ रहा है, रेट 10% की, टिकट के मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो रही है। ये दोनों बढ़ रहे हैं, तो कह रहा है इनकम में क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो ऑब्वियसली अगर दोनों बढ़ रहे हैं तो इनकम बढ़ेगी, कितना परसेंट बढ़ेगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा। कमेंट करके मुझे आप आंसर बताना, स्क्रीनशॉट इसका भी ले लो आप। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आइए ये क्वेश्चन मैं कर देता हूं, देखिए क्वेश्चन वाला कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण एक आदमी अपनी खपत में 10% की कमी करता है। अब मुझे बताइए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी कर देता है, 10% की मूल्य में वृद्धि हो जाती है। रेट मूल्य की बात करते हैं ना, रेट की बात कर ले। रेट क्या है चीनी का? 10% वृद्धि होगी। 10% का मतलब कितना होता है मेरे भाई? 1/10। पहले 10 था तो अब उसका 10% बढ़ गया, माने 1 बढ़ गया। तो पहले 10 रुपये उसका मूल्य था तो अब हो गया 11 रुपये। ठीक है, एक आदमी अपनी खपत में, खपत माने कंजम्पशन, कंजम्पशन कंजम्पशन में क्या कर रहा है वो? 10% की कमी कर रहा है। तो 10% का मतलब फिर से 1/10। पहले 10 रुपये 10 किलोग्राम खपत होती थी, तो अब 1 किलोग्राम कम हो गया, 9 हो गई। तो पहले 10 होता था तो अब हो गया 9। क्या आप मेरी बात से सहमत है? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है सर। अब जिसके कारण उसके प्रति माह 10 रुपए की बचत होगी, और इन दोनों का, रेट का और कंजम्पशन का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है एक्सपेंस आएगा, आपका खर्चा आएगा। खर्चे में 10 रुपए की बचत हो रही है, 10 रुपए की खर्चे में बचत होती है। तो कह रहा मूल्य बढ़ने से पूर्व आदमी चीनी पर कितना खर्च करता था। खर्च पूछा आदमी का। आप मुझे बताइए, आराम से सोच के बताना, 10 रुपए के भाव से 10 किलोग्राम चीनी लेता था तो अभी उसका खर्च कितना आता था? आप कहेंगे जी 100 रुपये। 100 रुपये उसका खर्च आता था। अब आगे चलते हैं, अब 11 रुपए के भाव से 9 किलो चीनी ले रहा है तो उसका खर्च कितना हो रहा होगा? आप कहेंगे 99। तो बताइए पहले खर्चा था 100 रुपये और अभी रेट बढ़ने के कारण खर्चा कितना हो रहा है? 99 का। तो कितना बचत हो रहा है? आप कहेंगे जी 1। तो 1 यूनिट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में 10 रुपये, क्यों बचा रहा है ना 10 रुपये, तो इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। तो क्या है, क्वेश्चन वाला मांग क्या रहा है? खर्च बढ़ने से पूर्व, मूल्य बढ़ने से पूर्व आदमी कितना खर्च करता था। तो मूल्य बढ़ने से पहले आदमी तो 100 रुपये खर्च करता था। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 10 है तो इसका मतलब मेरे भाई 100 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन वाला मांग रहा है। 100 यूनिट की वैल्यू 10 को 100 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1000। आंसर हो जाएगा इसका 1000 रुपया खर्च पहले होता था। और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत सिंपल है। जनरल लाइफ में जो चीजें हम यूज करते हैं ना, वही जो चीजें हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। बस उसी बात को थोड़ा सा सोचना है, थोड़ा सा अपने बुद्धि लगानी है, दिमाग लगाना है। सोचेंगे, थोड़ा सा सोचते ही क्वेश्चन खत्म हो जाता है, क्वेश्चन एकदम फिनिश हो जाता है। तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो फिर दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग आगे अगले क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग आगे टाइप नंबर 9 में। टाइप 8 हमने पढ़ लिया। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और अगर कहीं आपको डाउट है, किसी तरह की समस्या है, तो जरूर कमेंट करके बताना। जितना पॉसिबल हो सकता है आपकी समस्याओं का समाधान जरूर किया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं टाइप 9 में। टाइप 9 में दोस्तों क्वेश्चन वाला जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन कमीशन, कमीशन पर आधारित प्रश्न। माने इसमें क्या होगा कि आपने देखा होगा कि जनरली कुछ सामान जब बेचते हैं ना,
तो किसी एजेंट को हम ये कहते हैं कि भाई आप इतने सामान को बेच दोगे तो इतना % कमीशन। हर चीज में आज की दुनिया में कमीशन खोरी हो गई है। तो कमीशन के बारे में जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसा ही आएगा कि कुछ एजेंट होंगे, कुछ कंपनियां होंगी जो अपने माल को बेचने के लिए, अपने सामान को बेचने के लिए उनको कुछ % का बेनिफिट देगी, कुछ % उनको देगी कि आपने, जैसे मैंने किसी को बोला कि मान लीजिए मेरी कोई कंपनी है और मैंने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए मैंने कहा कि भाई 50,000 रुपये तक अगर आप मेरा सामान 50,000 रुपये तक का बेचते हो तो मैं आपको 20% कमीशन दूंगा, और 50,000 से ज़्यादा का कम बेचते हो तो मैं आपको 21% का कमीशन दूंगा, मैंने 1% और बढ़ा दूंगा। तो इस तरह की जो हमारी जनरल लाइफ में चीज़ें होती है, हमारे जीवन में जो ऐसी घटनाएं घटित होती है जब हमको कमीशन देना पड़ता है, तो उस पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनको कैसे डील किया जाता है और वो कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे कर सकते हैं हम लोग, आइए उस पर चर्चा करते हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूं आपके पास, और पहले क्वेश्चन में बहुत धमाकेदार, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन की भाषा को पढ़ना है। पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में कराऊंगा, और एक क्वेश्चन जब डिटेल में बन जाएगा तो उसके बाद हम लोग पेपर में कैसे करना है, हम हमारी थॉट प्रोसेस को लगाएंगे, हमारा दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, और फिर उसके बाद उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। मतलब पेपर में करने का तरीका भी सीखेंगे। पहले डिटेल पढ़ेंगे। आइए देखिए, क्वेश्चन वाला कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देती है। क्या आप ये येलो लाइन समझ पाए? जितना भी वो सामान बेचता है उस पर कुल बिक्री पर, क्वेश्चन ने बोला है कि कुल बिक्री पर 12% का कमीशन देती है। ठीक बात है सर, टोटल बिक्री पर, टोटल सेल आउट पर 12% का कमीशन मिलता है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। अब आगे कह रहा है तथा 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस भी मिलता है उसको। इसका मतलब अगर उसने 15,000 से ज्यादा का आइटम बेचा तो 1% एक्स्ट्रा और बोनस मिलेगा उसको। ये बात कही कोई कंपनी ने, समझ में आ गया? हाँ सर, कि सर पूरे बिक्री पर 12% का कमीशन दे रहा है, और अगर उसने किसी महीने में 15% से ज्यादा, 15,000 से ज्यादा की बिक्री कर दी तो 1% उसको उस 15,000 से ज्यादा की बिक्री पर और बोनस दिया जाएगा। यही सब तो होता है। आप देखो जनरल लाइफ में जो आजकल हम प्राइवेट फाइनेंस वाले के वहाँ काम करते हैं जो लोग, उनको पता होगा कि इस तरीके से टारगेट दिया जाता है, टारगेट पूरा करने पर उनको उनका कमीशन मिलता है, और वहाँ पर इसी तरह की सिचुएशन होती है। उसी सिचुएशन को कैसे कैलकुलेट करना है हम लोग सीखने वाले हैं। आइए अब चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि यदि विक्रेता को कुल आय 7,650 रुपये हो तो क्वेश्चन वाला कह रहा है कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। तो आपसे क्वेश्चन वाला कह रहा है टोटल बिक्री क्या होगी, ये मेरे भाई आपको बताना है। मैं पहले इसको डिटेल मेथड से सॉल्व करता हूं, फिर उसके बाद एग्जाम में करने वाला मेथड भी हम लोग करेंगे। आइए दोस्तों, डिटेल मेथड ये है, डिटेल जो मेथड है ना हमारा, डिटेल मेथड ये है, डिटेल मेथड ये है कि हम मान लेते हैं, माना कि कुल बिक्री X रुपए है। बस समझने की कोशिश करना, एक क्वेश्चन मुझे डिटेल से कराना पड़ेगा कि ऐसी चीजें क्यों होती है। माना कि कुल बिक्री X रुपए है, ठीक बात है सर। अब क्वेश्चन की लाइन, येलो लाइन ने क्या बोला है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर माने X रुपए पर 12% का कमीशन देती है। ठीक है सर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हाँ जी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुल बिक्री पर माने X रुपए पर 12% का कमीशन देती है। 12% का मतलब 12/100। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसने 15,000 से ऊपर की बिक्री करी है तो X पर 1% का कमीशन, 1% का जो कमीशन मिलेगा वो 15,000 से ज्यादा पर मिलेगा, टोटल बिक्री पर नहीं मिलेगा। माने X रुपए पर नहीं मिलेगा, X रुपए पर नहीं मिलेगा, 15,000 से ज्यादा पर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टोटल बिक्री उसकी X रुपए है तो X में से 15,000 से ज्यादा, 15,000 से ज्यादा कितना अमाउंट बचा, टोटल बिक्री अगर X रुपए है
तो इसका मतलब x माइनस 15,000, 15,000 से ऊपर तो यही अमाउंट होगा, x माइनस 15,000। टोटल बिक्री x है तो उसमें से 15,000 से ज्यादा कितना बचेगा, x माइनस 15,000। टोटल में से 15,000 घटा देंगे तो जो अमाउंट अब ये बचा ये 15,000 से ज्यादा है। इस 15,000 से ज्यादा पर उसको 1% का बोनस मिलता है, माने 1/100। इस पैसे इस अमाउंट पर उसको 1% का बोनस मिल गया। ठीक है, ये भी उनकी उसका इनकम हुआ। यहां तक कि येलो ब्लू लाइन के बाद ग्रीन लाइन को पढ़िए। यदि विक्रेता की कुल आय 7,650 रुपए है तो मुझे बताओ ये जो है वो विक्रेता सेल्समैन की इनकम ही तो हुई 12% और ये 1%। तो आप कहेंगे जी बिल्कुल। और ये टोटल कितना दिया हुआ है 7,650 रुपए। ये मेरे भाई टोटल जो है ना सेल्समैन की इनकम है। तो टोटल सेल्समैन की इनकम 7,650 के बराबर लिख दिया। अब आपसे पूछा था कुल बिक्री माने एक्स का मान आपको ज्ञात करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप कहोगे सर सब में नीचे 100 है, तो आप एक काम करिए इसको सॉल्व करने के लिए पूरी इक्वेशन को 100 से गुणा कर दो। तो 100 से जैसे इसको गुणा करेंगे 100 कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा मेरे भाई, आप कहेंगे 12x प्लस यहाँ भी 100 से गुणा होगा 100 कट जाएगा तो 1 बचेगा और 1 का इन दोनों से गुणा करेंगे कोई चेंज नहीं होने वाला है, x माइनस 15,000। यहाँ भी 100 का गुणा होगा और जब यहाँ 100 का गुणा होगा ये हो जाएगा 76, 50 और 2 जीरो और आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया इसकी वैल्यू। अब मुझे बताइए हमको तो x का मान निकालना है। आप कहेंगे सर x का मान निकालना है तो 12 और 1 हो गया 13x, ये हो गया 13x। जो माइनस का 15,000 है ना इसको उधर ट्रांसफर कर दो तो क्या हो जाएगा ये प्लस का मतलब 7,650 कर रहा हूं मैं, 7,65,000 में 15,000 और जोड़ दो। 15,000 जब इसमें आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे जी 3 जीरो तो आ ही गया, 5 और 5 10 के जीरो हासिल 1, 76 1 77 1 78, 7,80,000 आ गया। 7,80,000 ये किसके बराबर है, आप कहेंगे जी 13x के। x कितना होगा, आप कहेंगे सर 13 का भाग लग जाएगा। 13 का भाग देंगे तो 78,000 में सॉरी 7,80,000 में 13 का भाग देंगे तो 13 एकम 13, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78, 78 कट गया 6 बार और उसके बाद ये 4 जीरो है, उसके बाद ये कितने जीरो है 4, ये 6 बार कट गया तो उसके बाद 4 जीरो का मतलब कुल जो बिक्री आ गई मेरे भाई वो आ गई 60,000 का मतलब टोटल जो उसने सेल आउट किया होगा, टोटल जो बिक्री करी होगी वो 60,000 किया होगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब मान लीजिए कि सर ये एक्स वैक्स से तो क्वेश्चन मुझे समझ में आता नहीं है, कभी इतनी मैथ्स मुझे नहीं आती है, एक्स वैक्स तो मुझे समझ में नहीं आता है। आपके पास तो कोई दूसरा तरीका हो तो बताइए। तो देखिए ये डिटेल मेथड जानना एक बार जरूरी था कि एक्चुअल में क्वेश्चन ने ऐसी कुछ बातें बोली है जिसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। अब मेरे भाई पेपर में कैसे करना है, पेपर में इस मेथड का यूज नहीं करना है। पेपर में कैसे करना है वो जरा सीखते हैं। देखिए पूरी क्वेश्चन को पढ़ने के दौरान हमको ये समझ में आ गया कि टोटल सेल आउट पर 12% का कमीशन देता है और अगर 12% का कमीशन देता है उसमें अगर वो 15,000 से ज्यादा का सेल आउट करता है तो 1% का कमीशन मिलता है, 1% का बोनस और मिलता है 15,000 से ज्यादा पर। इसका मतलब 12,000 तक तो 15,000 तक तो 12% ही कमीशन मिलना था, उससे ज्यादा बिक्री करेगा तब 1% का बोनस मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। का मतलब ये हुआ कि 15,000 तक के सेलिंग पर उसको टोटल 12% का ही कमीशन मिलेगा। समझे आप मेरी बात? हाँ जी सर समझ में आ गया, 15,000 पर 12% ही कमीशन मिलेगा। अब आगे अगर वो 15,000 से ज्यादा करता है, ये ग्रेटर देन का साइन है, ये सिंबल किसका होता है ग्रेटर देन का, माने ज्यादा का, 15,000 से ज्यादा का। तो मैंने अगर ये बात लिख दिया तो इसका मतलब हो गया 15,000 से ज्यादा। 15,000 से ज्यादा करने पर हो क्या रहा है, तो आपको सर उसको है ना 1% का बोनस मिल रहा है, 1% का बोनस, माने 12% से 12% तो मिल रहा था 15,000 तक, लेकिन जैसे 15,000 से ज्यादा का सेल आउट किया उसको है ना सर 13% कमीशन मिलने लग गया। 12% तो पहले जो कंपनी ने डील किया था और 1% अब 15,000 से ज्यादा सेल आउट करने पर, माने 15,000 तक तो 12% कमीशन मिला और 15,000 से ज्यादा होते हैं उसको 13% कमीशन मिला।
इस प्रकार से उस सेल्समैन की जो टोटल इनकम हो रही थी वो हो रही थी 7,650 रुपये। क्या यहां तक किसी को दिक्कत? मैंने डेटा को पढ़ा है और लिखा है। एक बार फिर से समझा रहा हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन में टाइम लगेगा समझने में, धैर्य रखना, पैसेंस रखना है आपको। एक क्वेश्चन समझिए, आगे के सारे क्वेश्चन हम लोग पेपर में आने वाले मेथड से ही करेंगे, इसलिए कोई चिंता की जरूरत नहीं है और बहुत सिंपल है। आप एक बार जो मैं बोल रहा हूं उस बात को ध्यान से सुन लीजिए, सिर्फ एक बार सुन लीजिए। आगे आने वाले जितने भी हम 5-6 क्वेश्चन करने वाले हैं ना, सब में यही तरीका यूज कर रहे होंगे और एकदम आपको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन पहले क्वेश्चन को जब कराया जाता है ना, उसको बहुत ध्यान से सुनिए और कोशिश करिए जो मैं समझा रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, क्या आप मेरी सोच, मेरी थॉट प्रोसेस से आपके थॉट प्रोसेस को मैच कराने की कोशिश करिए। आपको देखिए जिंदगी एकदम आसान लगेगी कि दुनिया कितनी आसान है। मैथ्स की दुनिया एकदम हलवा क्वेश्चन है। देखिए 15,000 तक पर 12% कमीशन, लेकिन जैसे ही 15,000 से ज्यादा इनकम हुई, 15,000 से ज्यादा सॉरी सेल हुई, 1% कमीशन और बढ़ गया। तो 12% तो मिल ही रहा था, वो तो मिलेगा ही, वो बंद नहीं होगा। 1% और बढ़ जाएगा, इसका मतलब 13% कमीशन। अब मान लीजिए, अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कंपनी का मालिक मैं हूं, बहुत दिलदार आदमी हूं मैं, है ना, मन मतलब मेरा दिल एकदम बढ़िया है, दिल दरिया है। तो मान लीजिए मैंने आपसे कहा, कंपनी का मालिक मैं हूं, मैंने कहा कि छोड़ो यार बोनस वोनस हटाओ, आप तो जो भी सेल करोगे मैं तो पूरा 13%, ये जो पूरा 13% है मैं 13% बोनस देता हूँ। मान लीजिए पहले किसी कंपनी के साथ इस सिचुएशन की डील हुई थी, अब मैं उस कंपनी का मालिक बन गया, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि ये डील विल हटाओ, ये सब बोनस वोनस का झंझट हटाओ। आप तो जो माल बेचोगे ना, जितना भी बेचोगे 13% आपको बोनस मिलेगा। मैंने ये कह दिया कि 13% ही बोनस मिलेगा। अगर मैंने ऐसा किया तो हुआ क्या, या इधर तो 13% मिल ही रहा था बोनस, इधर 12% मिल रहा था। मैंने बोला कि नहीं, आपको शुरू से लेके एंड तक, शुरू से लेके एंड तक पूरे में 13% आपको बोनस मिलेगा, पूरे में 13% मिलेगा बोनस। इसका मतलब मेरे भाई 12% तो बोनस पहले उस कंपनी दे रही थी, पुरानी कंपनी। अब मैं आया हूं तो मैं 1% एक्स्ट्रा दे रहा हूं कि नहीं, आपको पूरे सेल आउट पे 13% का बोनस मिलेगा। तो 12% अगर इधर मिल रहा था तो 1% ही तो एक्स्ट्रा दिया मैंने। तो मैंने 15,000 का 1% माने 1/100, इसका मतलब 150 रुपए सेल्समैन को ज्यादा दे दिया। मेरे कंपनी में आने के कारण मैंने सेल्समैन को 150 रुपये ज्यादा दिया। यही तो चेंज हुआ। बिल्कुल सर, यही हुआ। तो सेल्समैन को पहले मिल कितना रहा था, आप कहोगे सर 7,650 रुपये। अब मेरे आने की वजह से उसको 150 रुपये का फायदा हो, 150 रुपये का फायदा हो गया। मैंने उस सेल्समैन को अब मिल रहा है 7,800। और ये जो 7,800 रुपये है, ये मेरे भाई सेल्समैन की इनकम है। और जबकि सेल्समैन की मेरे आने की वजह से इनकम परसेंटेज में कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 13% हो गई है, टोटल 13%। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर आप ये कहना चाहते हो कि 13% की वैल्यू 7,800 है। टोटल जो भी सेल आउट होगा सामान, टोटल जितनी भी बिक्री होगी वो 100% होगी। तो 13% की वैल्यू अगर इतनी है, मुझे बताओ 1% की वैल्यू, तो आप कहेंगे 13×78 600। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि 100% की वैल्यू बताओ, तो मुझे बताओ 1% की वैल्यू 600, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। है कि नहीं सिंपल? कितना आसान है। क्या इतना सारा कुछ करना पड़ा? नहीं सर, बहुत सिंपल है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर इसमें भी इतना सारा तो लिखना पड़ा। ये सब मुझे सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखना पड़ा, बाकी कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत आसान है, बेहद सिंपल है। आई होप कि आपको ये जो मैंने तरीका बताया है, इस तरीके से सोचना समझ में आया होगा। और नहीं आया तो मत घबराइए, मैं अगला क्वेश्चन फिर मेरे भाई ऐसा ही कराने वाला हूँ। कोई चिंता नहीं करना एकदम, जब तक आप सीख नहीं जाएंगे मैं आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। मैथ्स को हलवा बनाएंगे और आपको खिला के रहेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे अगले सेकंड क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आइए सेकंड क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जानते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग बेसिक तरीके से नहीं करेंगे, हम अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, हमारा जो एग्जाम में वाला तरीका है। पहले पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आप कहेंगे जी क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको सर ये समझ में आया
एक कंपनी में अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7.5% का कमीशन देती है तथा 12,000 से ऊपर की बिक्री करने पर 1.5% का कमीशन बोनस देती है, 1.5% का बोनस देती है। चलिए यहां तक की बात को जरा समझते हैं। आइए, एक कंपनी है, इसका मतलब 12,000 तक तो उसने 7.5% कमीशन दिया और 12,000 से ज्यादा पर 1.5% का बोनस दे दिया। इसका मतलब कंपनी क्या कर रही है, कंपनी है ना 12,000 रुपए तक, 12,000 रुपए तक पर तो 7.5% का ही बोनस दे रही है। जैसे ही 12,000 से ज्यादा होता है वो 1.5% कमीशन बोनस और देती है। तो 1.5% बोनस देने का मतलब ये हुआ कि 7.5% तो मिल ही रहा था, अब उसको 1.5% का बोनस और मिल गया। तो इसका मतलब अब उसको जो है ना 9%, उसको जो है ना 9% कमीशन मिल रहा है। टोटल उसका जो कमीशन बन रहा है मेरे भाई वो 9% का कमीशन बन रहा है। किसको? सेल्समैन। यहां तक की लाइन समझ में आई। अब जरा आगे चलते हैं कि हाँ सर आगे बढ़िए। यदि अब कह रहा है कि यदि विक्रेता की कुल आय 4,185 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। सेल्समैन की जो टोटल इनकम है ना वो दी गई है, सेल्समैन की टोटल इनकम दी गई है कि सेल्समैन को जो टोटल इनकम हो रहा है वो इनकम हो रहा है 4,185 रुपए का। ठीक बात है? हाँ सर ये बात बिल्कुल सही है। अब आप बताइए, मेरे वाले तरीके से, मेरे वाले थॉट प्रोसेस अगर आप सोचते हैं तो मैं कहूंगा कि आप एक काम कीजिए, आप ये बोनस वोनस वाला सिस्टम हटाइए, आप तो पूरे पर 9% का बोनस दे दीजिए, सब पे 9% का कमीशन दे दीजिए। तो 9% कमीशन इधर तो मिल ही रहा था, मैंने कहा कि यहां से यहां तक पूरे पर 9% कमीशन दीजिए। तो 9% कमीशन देने की वजह से ये जो 12,000 का अमाउंट है ना, इस पे आपने 7.5% ही दिया है उसको, कमीशन 7.5 ही दिया है। मैं कह रहा हूँ 9% दो, मैंने 1.5% कमीशन और बढ़ाना पड़ेगा। तो 12,000 का 1.5%, 12,000 का 1.5% मैंने नीचे आ जाएगा 100, ये पॉइंट हटाऊंगा तो एक और 100 आ जाएगा, ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और 15 इंटू 12 करोगे तो 180, माने 180 रुपए सेल्समैन को और देना पड़ेगा। सेल्समैन को मिल रहा था ये 4,185, अब उसको 180 रुपये और मिलेंगे। इसका मतलब ये हो गया 5, 8 और 8 16 के 86 ले, 1 2 3 और ये हो गया 4,365 रुपये उसको मिलेंगे सेल्समैन को, 4,365 रुपये। और टोटल परसेंट में कितना मिल रहा है उसको? 9%। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 9% की जो कीमत है ना वो हो गई 4,365। तो कह रहा 100%, मैंने पूरा बिक्री ज्ञात करना है, टोटल बिक्री 100% होगी, 100% की कीमत क्या होगी? तो 9 से काट दो, 9 एकम 9, 9 चौक 36, कितना बचेगा? आप कहेंगे 7, 7 और 6 मिलके 76, 76 में 7 का भाग 9 का भाग देंगे तो 9 अट्ठे 72, बचेगा कितना? 4, 4 और 5 45, 9 पंजे 45, काटना है बस, कैलकुलेशन है। अब एक यूनिट की वैल्यू 485, तो 100 यूनिट की वैल्यू आप कहेंगे 100 से इसको गुणा कर दो, मेरे भाई आ जाएगा आंसर 48,500। का मतलब जो टोटल बिक्री कर रहा है ना सेल्समैन वो 48,500 रुपये कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत 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 आसान। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर सेकंड को पढ़ेंगे तो कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 5.5% का कमीशन देती है, टोटल सेल पर 5.5% का कमीशन दे रही है, और 10,000 से ज्यादा की, 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 0.5% का बोनस देती है। यदि विक्रेता की कुल आय सेल्समैन की टोटल इनकम 1,990 रुपए हो तो कह रहा है कि कुल बिक्री ज्ञात कीजिए, टोटल सेल कितना होगा। बिल्कुल जो पिछले दो क्वेश्चन हमने किए हैं ना, एकदम उसी के जैसा क्वेश्चन है ये, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाना चाहिए। कल मैं इसका डिस्कशन भी कर दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन बिल्कुल उसी पैटर्न पे है जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मेरे दोस्त होमवर्क रहेगा, या आप करके लाना। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा दूंगा आपको कल, लेकिन आप इसको सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद कमेंट करके आंसर जरूर बताना, फिर हम लोग आगे बोलेंगे। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को जरा जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक कंपनी अपने विक्रेता को 12% का कमीशन देती है, सेल्समैन को 12% का कमीशन दे रही है, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस और देती है। ठीक है सर, यहां तक की बात तो पुराने क्वेश्चन में ही है। अब कह रहा है कि यदि सेल्समैन अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर 52,350 रुपए कंपनी में जमा करा देता है तो उसकी कुल बिक्री ज्ञात कीजिए। देखिए आप लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज किया हुआ, थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज किया है। जो पार्ट मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, उस पार्ट को जरा आप समझने की कोशिश करना, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिसको मैं हाईलाइट करूंगा उस पार्ट को देखिएगा, क्योंकि बाकी सब पोर्शन जो है ना वो बिल्कुल सेम है, पुराने क्वेश्चन के जैसा है। यहां से पढ़ी, यदि सेल्समैन अपनी बिक्री से अपनी कमाई हटाकर टोटल बिक्री, कुल बिक्री से अपनी कुल बिक्री से अपनी कमाई हटाकर कंपनी में इतना जमा करा रहा है, कितना 52,235 रुपये अगर वो जमा 52,350 रुपये अगर वो कंपनी में जमा करा रहा। अभी तक क्या होता था, सेल्समैन की बिक्री दी गई होती थी, अभी तक सेल्समैन की बिक्री दी होती थी कि सेल्समैन को इतना मिला पैसा। अब क्या हुआ कि सेल्समैन सामान लेके गया कंपनी से, सामान को बेच दिया, पैसे मिले, उसने क्या किया, अपना पैसा तो जेब में डाल दिया और जो कंपनी को जितना पैसा देना था वो दिया है। मैंने अब की बार सेल्समैन को कितना मिला ये हमको मालूम नहीं है, हमको ये मालूम है कि उसने कंपनी में कितना डिपॉजिट किया है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, करेंगे कैसे, आइए सीखते हैं। जो तरीका हमने पहले अप्लाई किया वही तरीका, 15,000 से ऊपर की बिक्री पर 1% का बोनस मिलता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मेरे भाई ये हुआ कि वो अगर सेल्समैन अगर 15,000 तक की सेलिंग करता है, 15,000 रुपये तक की सेल आउट करता है, तो उस पर उसको 12% ही बोनस मिलेगा, सॉरी कमीशन मिलेगा। और 15,000 से जैसे ही ज्यादा की सेलिंग करेगा उसको 1% का बोनस और मिलेगा, यानी उसको 13% अमाउंट मिलेगा। यानी इधर जो अमाउंट जो भी होगा, इधर जितना भी सेल आउट होगा उसमें 13% का बोनस मिलेगा। जी सर, बिल्कुल ठीक बात है। और वो कंपनी को कितना डिपॉजिट कर रहा, अब की बार कंपनी में डिपॉजिट कर रहा है, वो सेल्समैन का नहीं है पैसा, ये जो है ना वो पूरी कमाई हटाकर इतनी कंपनी में डिपॉजिट कर रहा है। तो कंपनी की जो इनकम है ना वो दिया हुआ है, कंपनी की इनकम, कंपनी की आय। तो कंपनी की आय हो रही है 52,350 रुपये, ये कंपनी की इनकम है। अब आप मुझे बताइए, अगर मेरे ही प्रोसेस से हम हमारे ही तरीके से करें कि सर आप एक काम कीजिए ना, 12% के चक्कर में मत पड़िए, आप तो पूरा इसको सेल्समैन को है ना यहाँ से यहाँ तक पूरा 13% का बोनस दीजिए, 13% का कमीशन दीजिए, हमको बोनस वोनस के चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तो आप मुझे बताओ 15,000 तक तो उसको 12% बोनस मिला, सॉरी कमीशन मिला, 15,000 तक उसको 12% मिला और इधर तो 13% मिल ही रहा है। आप मुझे बताइए, इधर जो है ना आपको 1% और उसको देना पड़ेगा, तब जाके पूरा 13% हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर 15,000 का 1%, अब 15,000 का 1% सबको मालूम है कि सर 150 रुपये आएगा, यानी 150 रुपये और सेल्समैन को देना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, जो सेल्समैन को 150 रुपये हम देंगे वो कहाँ से देंगे, टोटल बिक्री में से देंगे ना। इसका मतलब जो कंपनी है ना उस कंपनी को 150 रुपये का लॉस होगा। आप बहुत ध्यान से सोचिए कि अगर सेल्समैन को पैसा 150 रुपये और देना है, कहाँ से देंगे हम लोग, कंपनी से ही तो देंगे ना, कहीं से चोरी तो करेंगे नहीं। कंपनी का जो इनकम होगा उसी में से 150 रुपये सेल्समैन को दिया जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं है? सोचिए कि जो भी इनकम हो रही है सेल्समैन को 150 रुपये और देना है तो 13% कमीशन हो जाएगा। तो ये जो 150 रुपये देंगे मेरे भाई, वो हम कंपनी के इनकम में से ही तो देंगे, कंपनी के इनकम में से देंगे, माने कंपनी के इनकम में से 150 रुपये की कमी हो जाएगी। और 150 रुपये की कमी होगी क्योंकि कंपनी की आय इतनी थी, इसमें से 150 रुपये और हमने दे दिया सेल्समैन को, तो अब कंपनी में डिपॉजिट कितना करना पड़ेगा उसको, आप कहेंगे सर कंपनी में डिपॉजिट करना पड़ेगा उसको 52,200 रुपये, 350 में से 150 घटा देंगे 200 आ जाएगा। ठीक है सर। अब जरा मुझे बताइए, कंपनी की इनकम दी हुई है, सेल्समैन को टोटल यहां से यहां तक आप कितना दे रहे हैं, 13%। ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज किया है,
जैसा लैंग्वेज चेंज करेगा हम भी हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल जैसा जैसा क्वेश्चन वाला बोलेगा वैसा वैसा करेंगे। 13% का सेल्समैन को दे रहे हैं 13%, यानी 13% जो भी बिक्री हुई थी ना उसका 13% सेल्समैन लेके चला गया। अगर 13% सेल्समैन लेके चला गया तो इसका मतलब बचा हुआ पैसा कंपनी में आया। 100% की मुझे बताओ अगर टोटल बिक्री हुई, 13% कमीशन लेके चला गया सेल्समैन, तो 100 में से 13 घटाएंगे 87%, का मतलब 87% जो है ना पैसा वो कंपनी में जमा किया। और अमाउंट में कितना है वो, आप कहेंगे जी 52,200 रुपये। तो मुझे बताओ 87% की वैल्यू अगर इतनी है तो मांग क्या रहा है आपसे, कुल बिक्री मांग रहा है। तो कुल बिक्री कितनी होगी 100%, 87% की वैल्यू इतनी है, 100% की कीमत कितनी होगी 52,200 बटा 87 इंटू 100। अब आप इससे काट दीजिए, तो आप कहेंगे सर इसको काटेंगे तो 87 एकम 87, 522 जो है ना इससे 6 बार कट जाएगा, 87 से 6 बार, तो ये हो गया 600, 600 का 100 से गुणा, आप कहेंगे 60। टोटल बिक्री कितने की हो गई है 60,000। हमारा आंसर आ गया 60,000। ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट। क्या आपको बात समझ में आ गई कि हाँ सर अगर थोड़ा सा क्वेश्चन वाला अगर अपनी लैंग्वेज चेंज करेगा तो हम भी क्वेश्चन को सोचने का तरीका बदल देंगे। और क्या करना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, कमीशन एकदम हलवा है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आइए क्वेश्चन नंबर 5 जानते हैं। कह रहा है एक कंपनी अपने विक्रेता को 5% का कमीशन देती है, ठीक है, और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 4% कमीशन दे रही है। मतलब ये हुआ कि भैया ज्यादा सेल आउट करने पे उसको नुकसान होने लगा, किसको, सेल्समैन को। 5% कमीशन मिलता था, अब कितना मिलने लगा उसको 4%। क्या हो रहा है समझिए, 10,000 तक की बिक्री अगर आप करते हैं तो सेल्समैन साहब आपको 5% का कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर आप 10,000 से ज्यादा की बिक्री करेंगे तो अब क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आपको बोनस वोनस की बात नहीं कर रहा है या पेमेंट की कटौती की बात नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कमीशन ही आपको 4% मिलेगा, यानी कमीशन ही आपको 4% मिलेगा, बोनस की तो बात ही नहीं कर रहा है। लैंग्वेज को ध्यान से पढ़िए। अब कह रहा है यदि सेल्समैन अपनी बिक्री से अपनी कमाई हटाकर 31,100 रुपये कंपनी में जमा कराता है, कंपनी की इनकम, इनकम ऑफ कंपनी, कंपनी की इनकम दिया गया है मेरे भाई 31,100 रुपये। कंपनी की इनकम है 31,100 रुपये, ठीक है सर, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं पता है, हम है ना ये 4% को स्टैंडर्ड मान लेते हैं कि मान लीजिए, क्योंकि अब बहुत बड़ा दरिया दिल रखने की जरूरत नहीं है, हम भी क्या करते हैं कि हटाओ ये 5% वाला लफड़ा ही खत्म करो। आप तो सीधा कहोगे सर जितना सेल आउट होगा उस पूरे सेल आउट का 4% ही दिया जाएगा, सेल्समैन को 4% ही दिया जाएगा। नया मालिक आया और नए मालिक ने फरमान जारी किया कि भाई साहब ये सारी कंडीशन हटाइए, आप तो सिर्फ और सिर्फ है ना 5% की जगह 4% ही, पूरा जो सेल आउट है यहां से यहां तक का 4% ही कमीशन मिलेगा, बस इतना ही काम करना है। तो मुझे बताओ सेल्समैन को 10,000 रुपए का 5% तो इधर दिया जा चुका है, माने 1% ज्यादा दिया गया है सेल्समैन को, सेल्समैन को 1% ज्यादा दिया गया है। तो 10,000 का 1% कितना होगा, 10,000 का 1% आप कहेंगे जी 100 रुपए, आराम से निकालना आता है कि सर 100 रुपए, यानी सेल्समैन को 100 रुपए ज्यादा दिया गया है। तो हम ये चाह रहे हैं कि ज्यादा पैसा नहीं देना है, हम तो चाह रहे हैं सबको 4% ही मिले, तो सेल्समैन से 100 रुपए ले लेंगे। अभी तक सेल्समैन को दे रहे थे, अब सिचुएशन ऐसी आई कि नहीं हम तो सबको 4% देंगे, 4% देंगे तो 100 रुपए ज्यादा दिया गया था सेल्समैन को, तो 100 रुपए निकाल लिया। अब मुझे बताओ अगर हम सेल्समैन को 100 रुपए देते तो कंपनी को नुकसान होता, और अगर सेल्समैन से 100 रुपए ले रहे हैं ज्यादा एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो कंपनी को फायदा होगा। माने ये जो 100 रुपए आया है ना ये कंपनी को फायदा हुआ, कंपनी को फायदा हुआ, माने कंपनी में जो है ना सेल्समैन जो पहले 31,100 रुपये डिपॉजिट करता था अब उसको 31,200 रुपये डिपॉजिट, कंपनी की इनकम। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक टोटल कमीशन कितना दिया जा रहा है 4%, माने टोटल सेल का 4% सेल्समैन लेके जा रहा है। 4% अगर मेरे भाई सेल्समैन लेके जा रहा है तो इसका मतलब कंपनी को कितना मिल रहा होगा 96%। का मतलब ये हुआ 96% की वैल्यू है
31,200। आपसे कहा गया है कि बताइए टोटल बिक्री क्या है, माने 100% की कुल बिक्री पूछा है तो 100% की वैल्यू, तो आप कहेंगे जी 31,200 बटा 96 इंटू 100। इसको जरा कैलकुलेट कर लो यार, मैं इधर कैलकुलेट कर देता हूँ। 31,200 बटा 96 इंटू 100, काट देते हैं इसको 4 से तो ये कट गया 25 बार, 4 से काटा ये 24 बार, 24 इसको काटो तो 24 से कम 24, बचेगा कितना, तो 31 में से 24 घटाएंगे 7, 7 और 2 मिलके हो जाएंगे 72, 24 तिया 72, तो ये आ गया मेरे दोस्त 1300। 1300 को 25 से गुणा तो 2 जीरो तो आ गया 13, 25 तिया 75 के 5 हासिल 7, 25 से कम 25 और 7 32, यानी टोटल जो सेल आउट होगा वो होगा 32,500 रुपये। 32,500 माने हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई कि हाँ सर क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी बहुत चेंज करेगा ना, उसको हम झेल लेंगे, डील कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्समैन से लेंगे कंपनी को फायदा, सेल्समैन को देंगे कंपनी को नुकसान, सेल्समैन को फायदा, सिंपल सी बात है। चलिए जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, कमीशन का एक क्वेश्चन तो आपको होमवर्क देना चाहिए ना, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट करके आप आंसर बताइएगा कि उससे आप मुझे समझ में आएगा कि आपको बात समझ में आई या नहीं आई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आई होगी। अगर कहीं कोई दिक्कत है, किसी को कोई तकलीफ है, कमेंट करके बताइएगा हमको। मेजर जो ज़्यादा स्टूडेंट्स की समस्या होगी उस पार्ट को रिपीट किया जा सकता है, या जो भी आपकी मेजर समस्या होंगी कोशिश करेंगे कि अगर वो सॉल्व करने लायक होंगी जरूर उन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग परसेंटेज को ओवर करेंगे, जो भी बचा खुचा परसेंटेज है उसको पूरा निपटा देंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।